चलिए मैं लेक्चर शुरू कर देता हूँ। तो कुछ फैक्ट है, कुछ फैक्ट को हमें जानना जरूरी होता है, कुछ सत्य है। जैसे भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम, भाषा का जो क्रम है, भाषा जो सीखते हैं उसका क्रम है, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और सबसे अंत में लिखना। ये क्रम है भाषा सीखने का जो क्रम है। सर्वप्रथम सबसे पहले सुनना, उसको हम बोलते हैं श्रवण कौशल। श्रवण कौशल मीन्स क्या, सुनते हैं। फिर क्या है कि बोलना, वाचन कौशल। फिर है पढ़ना, पठन कौशल। और फिर लिखना, तो लेखन कौशल। तो ये चार कौशल डेवलप करना है, बच्चे में विकास होता है। तो ये जो क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम, ये पूछता है एग्जाम में, याद रखना। तो मनोवैज्ञानिक क्रम, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और सबसे अंत में लिखना, ये क्रम है। ठीक है, ओके। आवाज आ रही है ना? ओके गुड। चलिए दूसरा है कि सुंदर लेखन हेतु उपयुक्त तरीका। अगर मान लो कि किसी बच्चे से सुंदर लेखन, उसका हैंडराइटिंग अगर आपको अच्छा लिखवाना हो तो आप क्या करते हो, उसको सुलेख देते हो। क्या देते हो? हैंडराइटिंग, मतलब श्रुति लेख, या इसको हम सुलेख भी बोलते हैं, सुंदर लेख। तो सुलेख देते हैं ताकि बच्चे समय लेकर उसको अच्छे से लिख सके, तो उसको हम श्रुति लेख या सुलेख बोलते हैं। प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि। अब प्राथमिक स्तर का मतलब क्या होगा कि जो बच्चे हैं 5वीं तक का बच्चा, फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th तक का जो बच्चे हैं, इसको अगर हिंदी सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा हिंदी सिखाने का? तो चित्र वर्णन विधि। बच्चे को आप देखते हो ना, क्या होता है कि अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि आम है, आ फॉर आम, तो हम आम का उसको चित्र दिखाते हैं। तो आम के चित्र देख करके वो बहुत ही आसानी से समझ जाता है कि आ से आम होता है। आई बात समझ में? तो चित्र वर्णन विधि जो है वो प्राथमिक स्तर के बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए जो शिक्षण विधि है वो सबसे अच्छा है, चित्र वर्णन विधि। ये सब क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। ठीक है ना? ओके, समझ में आ रहा है ना? कुछ डाउट होगा तो आप पूछते चलना, ठीक है? ओके, ये मैं आपको दे दूंगा नोट्स, तो नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधियां। जो बच्चे 1 से 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं उसको हिंदी भाषा सिखाने के लिए या कोई भी भाषा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सुटेबल जो विधि है, जो मेथड्स है, वो क्या? पहले तो चित्र वर्णन बताया, दूसरा अनुकरण विधि। अनुकरण विधि मतलब क्या? आगे आगे टीचर शिक्षक बोलते हैं और पीछे पीछे बोलते हैं बच्चों को, तुम भी उसे बोलो, मतलब अनुकरण करो। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे तुम लोग भी बोलो, अनुकरण विधि। तो दो विधि है, चित्रण विधि और अनुकरण विधि। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि। आप देखिए उच्च प्राथमिक कक्षा क्या होता है? 6th से लेकर के 8th क्लास तक, 6ठी से लेकर के 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उसके सब प्रथम सबसे अच्छा उपयुक्त जो विधि है वो उद्बोधन विधि है। मतलब उसको हम बोलते हैं तुम पढ़ो और शिक्षक सुनते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है। जहाँ गलती करते हैं, जहाँ मिस्टेक करते हैं, वहाँ पर उसको करेक्ट करते हैं, ठीक करते हैं। माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ। माध्यमिक कक्षा होता है 9th 10th, 9वीं 10वीं का जो क्लास है, कक्षा है, वो माध्यमिक कक्षा है। तो उनके लिए जो अच्छी है, प्रबोधन मतलब पढ़ के बोलना, प्रवचन मतलब कुछ बातों पे बोलना उसको कि तुम बताओ, विचार विमर्श, कुछ सब्जेक्ट कुछ विषय के बारे में उसे हम पूछते हैं, वो अपना विचार रखते हैं, अपना बातें बताते हैं। और निर्देशन प्रणाली, हम निर्देश देते हैं उसके अनुसार वो काम करते हैं। ये हो गया माध्यमिक कक्षाओं के लिए। लेकिन सीटेट जो है वो 1 से लेकर के 8 क्लास तक ही है। नहीं समझ रहे ना? ऐसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों की, अगर मान ले 4ठी कक्षा के बच्चे हैं तो उसको किस विधि द्वारा हम भाषा सिखा सकते हैं? तो 4ठी कक्षा के बच्चे हैं तो उसको हम चित्रण विधि, क्या चित्र चित्र वर्णन विधि और अनुकरण विधि
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछता है, जी हाँ ऐसे ही प्रश्न पूछता है एग्जाम में। चलिए, कविता शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि प्राथमिक स्तर पर 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं तो उसको कविता कैसे पढ़ाएं, कविता का शिक्षा कैसे दे। कविता जो पोयम है, कविता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो उसको हम गीत एवं अभिनय प्रणाली से उसको हम अच्छे से सिखा सकते हैं। किससे? गीत और अभिनय प्रणाली। कविता को हम गीत और अभिनय प्रणाली से प्राथमिक बच्चों को हम अच्छे से सिखा सकते हैं। व्याकरण शिक्षण की सरल एवं सुग्राह्य विधि, तो आगमन विधि। अच्छा, ये आगमन क्या है समझिए। आगमन मतलब होता है कि हम पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? उदाहरण। उसको हम एग्जाम्पल बताते हैं, फिर हम उसको लेके चलते हैं किधर? परिभाषा की ओर, परिभाषा की ओर। आई बात समझ? आगमन विधि। जैसे अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को हम पहले क्या सिखाते हैं? उदाहरण दे, जैसे हम बताते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ऐसे ही दूसरा ग्रह है जिसको हम मंगल बोलते हैं, तीसरा ग्रह है जिसको हम शनि बोलते हैं, चौथा ग्रह है जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। तो पहले हमने क्या किया? उसको उदाहरण दिया। पृथ्वी, मंगल, बुध, शनि, ये सब ग्रह है। और हमारा जो सोलर सिस्टम उसमें 8 ग्रह है और एक तारा है, उसको मिलके बनता है सौर मंडल। तो इस तरह के विधि को हम आगमन विधि बोलते हैं। आई बात समझ में? समझ गए? अंजलि आप अभी आई हैं? हेलो अंजलि, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, हिंदी पेडागोजी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ और आपका थोड़ा सा छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था एक मिनट, ये क्या हो गया? ओके, एक मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे चैनल का नाम, तो वहाँ पे आप जाकर के ना जो भी कुछ छूट गया है आप देख सकते हैं। चलिए, अब हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए। अभी हम लोग के पास समय कम है, इसलिए मैं ऐसे प्रश्न आप लोग को, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिससे आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे। समझ रहे हैं ना? तो अच्छा, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो रस को हम काव्य की आत्मा कहते हैं। जैसे बोले ना अलंकार, रस, तो काव्य की आत्मा क्या है? रस है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? मातृभाषा है। अक्सर आपने देखा होगा जो प्राथमिक शिक्षण प्रणाली है, मतलब पहले से लेकर के 5वीं तक कक्षा के बच्चों को अगर हमें पढ़ाना है तो सबसे सरल भाषा क्या होता है? मातृभाषा होता है। तो मातृभाषा में अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ सीख लेता है, क्योंकि मातृभाषा वो घरों में भी बोलता है, अपने भाई बहनों के साथ भी बोलता है, स्कूल में भी बोलता है। तो जो उसका बच्चे का मातृभाषा है, अगर उस भाषा में हम बच्चों को कुछ भी सिखाए तो वो बहुत ही आसानी से सीख लेता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि भाषा का जो प्राथमिक रूप हमेशा मातृभाषा होता है। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। गुड। भाव अभिव्यक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट रूप, तब देखिए भाव अभिव्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि मेरा कुछ भाव है, मतलब कुछ मेरा विचार है, और जो भाव है वो गुस्सा वाला हो सकता है, नफरत वाला हो सकता है, प्रेम वाला हो सकता है, स्नेह वाला हो सकता है। तो अपने भाव को अगर अभिव्यक्ति करना है, अपने भाव को अगर दूसरे को दिखाना है, समझाना है, तो हम लिख कर बोल सकते हैं,
एक्टिंग करके बोल सकते हैं, ड्रामा करके बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है बोलकर। तो वही बोलता है बोलना। अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को अपने भाव को प्रकट करना हो, उसको अभिव्यक्त करना हो, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? बोलना। नहीं, ये सभी प्रश्न पूछ सकता है कि भाव अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम जो विधि है वो कौन सा विधि है? बोलना, लिखना, नाटक करना। तो सबसे अच्छा है बोलना। बोलकर हम क्या अपने भाव को प्रकट करते हैं। ओके, समझ रहे ना? हेलो, यस सर। ओके। शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्द आप जानते हो? प्रत्यय, जिसको हम इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स, प्रत्यय। शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले शब्द को हम उपसर्ग बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। खंडान्वय विधि कहते हैं, प्रोसोत्तर विधि। देखिए ये सब जो है ना, ये एक एक करके जो टॉपिक है ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। खंडान्वय विधि कहते हैं। खंडान्वय का मतलब होता है कि एक बहुत ही बड़े प्रश्न को छोटे छोटे प्रश्न में खंड करके, छोटे छोटे प्रश्न में उसको टुकड़ा करके, फिर अगर बच्चों से पूछते हैं तो बहुत ही आसानी से वो जवाब दे देता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं खंडान्वय विधि। देखो और कहो विधि में सर्वप्रथम शब्दों से परिचय कराया जाता है। अच्छा, छोटे बच्चे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि कोई भी चित्र दिखाते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए एप्पल है, अब एप्पल का हम इसको क्या दिखाते हैं कि एप्पल का चित्र है। आप बोलते हैं कि बताओ ये क्या है, तो बोलेंगे, वो जैसे ही चित्र को देखेंगे तो बोलेंगे ये सेब है। क्या है? ये सेब है। तो ये क्या है? देखो और कहो विधि है। पहले वो क्या, चित्र को देखते हैं और फिर कहते हैं। तो छोटे बच्चों को हम ऐसे हिंदी या कोई भी भाषा सिखाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो पता ही है आपको, ये सब जितने भी लिखा हुआ है वो देवनागरी लिपि में है। समझ रहे हैं ना ये सब? हेलो, जी सर। चलिए, गुड। साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा खेल खेल में दी जाती है। देखिए, साहचर्य विधि का मतलब होता है कि ऐसा विधि जिसमें बच्चे बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ सीख लेता है। तो आप जानते हो, अगर हम खेल खेल में कोई भी चीज़ अगर सिखाना है, तो अगर हम उसको खेल विधि से सिखाएं तो बच्चे बहुत ही आसानी से सीख लेता है, क्योंकि बच्चे खेल विधि से बहुत ही जल्दी विषय से समावेश हो जाते हैं। तो विषय से समावेशी होना साहचर्य विधि कहलाता है। ओके, चलिए। सर्वप्रथम छात्रों को शिक्षा शुद्ध उच्चारण की देनी होती है। तो आप जानते हो कि छोटे जो बच्चे होते हैं उसको हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे शब्द लिखते हैं और बताते हैं कि बताओ इसको हम क्या बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अब ये है, इसको हम बोलेंगे क्रम। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे? कर्म। आप देखिए, उच्चारण अलग अलग है, लेकिन बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चे गलती करते हैं। दोनों को क्रम बोल सकते हैं या दोनों को कर्म बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं? उच्चारण, सही उच्चारण सिखाते हैं कि ये क्रम है और ये कर्म है। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर किसी बच्चे को दोष रह जाता है, उसे हम बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा दोष। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, अब इसको क्या ड़ प्रोनाउंस करते हैं? क्या? ड़। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो नॉर्मली आपने सुने होंगे कि इसको ड़ प्रोनाउंस करते हैं। अगर हम यही बात करेंगे, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग इसको र प्रोनाउंस करते हैं, बिहार के लोग इसको न प्रोनाउंस करते हैं, जो कि दोनों गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि सही उच्चारण नहीं है। करेक्ट? तो ये क्षेत्रीय भाषा दोष हो गया ना, क्षेत्रीय भाषा दोष, क्योंकि उस क्षेत्र में उनके शिक्षक, उनके परिजन, उनके माता पिता, उनके भाई बहन सब उसी तरह से उच्चारण करते हैं, इसलिए बच्चे भी वही सीखते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे रावण, अब ये रावण न है, एक्चुअली क्या है? ट ठ ड ढ न, न है, लेकिन न को बिहार के लोग न, सर रावण बोला
जी रावण। हाँ रावण न होता है, रावण। लेकिन न को उत्तर प्रदेश के लोग क्या र प्रोनाउंस करते हैं, क्या बोले, रावण नहीं। और बिहार के लोग रावण बोल देता है, न ही प्रोनाउंस कर देता है, देखते हैं ना। ये जो है इसको हम क्षेत्रीय भाषा दोष बोलते हैं। इसलिए सबसे पहले छात्रों को शुद्ध उच्चारण देना बहुत जरूरी है। नहीं समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, ये र को, ये र है, र र को महाराष्ट्र में ड प्रोनाउंस करते हैं। अगर हम बोलेंगे महाराष्ट्र लोग को कि बताओ ये क्या लिखा है, वो बोलेंगे सड़क, स ड क ड प्रोनाउंस करते हैं, सड़क। सर और बिहार में डा को रा बोलते हैं, हाँ गाड़ी को सारी। करेक्ट। तो ये सब क्या है, क्षेत्रीय भाषा दोष है। इसलिए अगर हम बच्चों को शुद्ध उच्चारण नहीं सिखाएंगे तो आने वाले समय में उसकी जितने भी भाषाएं होगी या जितने भी उनके शब्द होंगे, वाक्य होंगे, उसमें वो गलत उच्चारण करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम उच्चारण ही सिखाते हैं। हिंदी भाषा की जननी आप जानते हैं संस्कृत से हुआ है। संस्कृत उत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, मैथिली, ये सारी भाषाएं का जननी संस्कृत है। मतलब सारी भाषाएं संस्कृत से ही विकास हुआ है। अब जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा संस्कृत से पहले बना अपभ्रंश। ये भी क्वेश्चन पूछता है, अपभ्रंश क्या बना सर ये संस्कृत जो है वो शास्त्रीय भाषा में आती है ना। हाँ ऑफकोर्स संस्कृत जो है वो शास्त्रीय भाषा है। हमारे भारत में 8 शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अपभ्रंश, संस्कृत से बना अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर डेवलप हुआ हिंदी। हिंदी जैसे संस्कृत में होता है आंख को हम क्या बोलते हैं, चक्षु, क्या बोलते हैं, पढ़े होंगे, आंख क्या बोलते हैं, चक्षु। अब चक्षु से बना अक्षी, अक्षी, अक्षी अपभ्रंश भाषा है, अक्षी। और अक्षी से फिर डेवलप हुआ आंख, आप देख सकते हो आंख। आप देखियो ना क्या बोलता है, चक्षु, अक्षी, आंख। ये अपभ्रंश है, ये हिंदी है, और ये संस्कृत है। नहीं हेलो। यस सर। जैसे अगर हम बात करेंगे संस्कृत में हम आम को आम्र बोलते हैं। अब आम्र से ही हिंदी में क्या बन गया, आम। तो आम्र से ही तो आम बना है, भ्रात से ही तो भाई बना है, मात्र से ही तो माँ बना है या माता बना है। तो ये सब क्या है, आप देखते हैं जब हिंदी भाषा का जननी जो है वो क्या है, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। ओके लेकिन ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी भाषा कौन सी भाषा से, अगर संस्कृत दिया है और अपभ्रंश नहीं दिया है तब तो आप संस्कृत उत्तर लगा दीजिए। लेकिन अगर अपभ्रंश दिया है, याद रखिए अपभ्रंश अगर ऑप्शन में विकल्प में दिया है तो उत्तर अपभ्रंश होगा, क्योंकि संस्कृत का तोड़ मरोड़ के, संस्कृत को तोड़ मरोड़ के बनाया गया है अपभ्रंश, क्योंकि संस्कृत बोलना बहुत कठिन है और इसीलिए बोल चाल थोड़ा सुलभ हो, थोड़ा सरल हो, इसलिए उसको तोड़ मरोड़ के अपभ्रंश बनाया गया। हाँ उसको भी और तोड़ मरोड़ के हिंदी बना दिया ताकि बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। शिक्षण, अरे ये क्या हो रहा है, सॉरी एक मिनट। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण मूल्यांकन है। जैसे अगर हम बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं तो आपका आखिरी चरण क्या है, आखिरी चरण मतलब कैसे आपको समझ में आएगा कि बच्चे हिंदी सीखा है, तो वो है मूल्यांकन। क्या है,
कि हम उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं और फिर मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे में कितना प्रतिशत भाषा का विकास हुआ है, हिंदी भाषा का। अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश, या जो भी भाषा आप पढ़ा रहे हैं, या कोई भी विषय है, अगर हम विषय पढ़ाते हैं तो अंत में हम क्या प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न के जवाब से, उसके उत्तर से हम पता लगाते हैं कि बच्चे ने वह विषय कितना ग्रहण किया। तो उस पद्धति को, उसको हम बोलते हैं मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। करेक्ट। कक्षा अध्यापक के सिद्धांत सूत्रों का सर्वप्रथम संग्रह करने वाला, देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर है ना। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्या बोलते हैं? कक्षा अध्यापक के सिद्धांत सूत्रों का सर्वप्रथम संग्रह करने वाला। अब मान लीजिए मैं 5वीं कक्षा का मैं शिक्षक हूँ। अब 5वीं कक्षा का अगर मैं शिक्षक हूँ, अब मैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाता हूँ। जैसे गणित है, उसको पढ़ाने का विधि कुछ और होगा। विज्ञान है, उसको पढ़ाने का विधि कुछ और है। सोशल मतलब सामाजिक विज्ञान है, उसको पढ़ाने का विधि कुछ और है। हिंदी पढ़ाने का विधि कुछ और है। ये अलग अलग जो विधि है, ये सारे विधि को जो संग्रह किया है, एक जगह रखा है। तो सबसे पहले ये काम किया है कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, समझ गए? अच्छा, शिक्षण में अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं हिंदी भाषा, तो सबसे पहले हम उच्चारण पे बल देते हैं। हालांकि ये उच्चारण पे बल तो हमारे घरों में भी आप देखते हैं कि हमारे घर में जो अगर छोटे बच्चे होते हैं, आप जानते हैं जो बच्चे होते हैं नॉर्मली 3 से 4-5 महीने में कुकियाने लगता है, बच्चे कुकू करने लगता है। और जब वो 1 साल का होता है तो 10 से लेकर के 1 से 1.5 साल में 10 से लेकर के 12 शब्द वो बोलते हैं। पापा, ताता, नाना, ऐसे शब्द जो उसको बहुत ही आसानी हो, ऐसे शब्द वो बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा और बड़े होते हैं, 1-2 साल का होता है तो बच्चे के पास, 2 साल के बच्चे के पास लगभग 1000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। तो अभी वो शब्द जो बोलते हैं थोड़ा तुतला के बोलते हैं, बैबलिंग करते हैं, तो उसको हम सही उच्चारण बताते हैं। हमारे माँ बाप भी हमें बताया था और हम लोग भी छोटे बच्चों को बताते हैं कि बेटा इसका सही उच्चारण क्या होगा। तो इसलिए सर्वप्रथम जो है उच्चारण पर बल देना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है। ये क्या हो रहा है आज इसमें? चलिए, अब आता है हर्बर्ट स्पेंसर के भाषा शिक्षण सूत्र क्या है। जैसे मैंने बताया था कि जो कक्षा अध्यापक है उनके जितने भी पढ़ाने की विधियां होती है, सारे विधियां को संग्रह करके एक जगह पे हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम शुरुआत किए थे। तो उनका क्या है विधि? पहले देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसे ही हम बोलते हैं आगमन विधि। मतलब जो बच्चे जानता है, जैसे मान लीजिए बच्चे को मैंने एक पेड़ दिखाया। अब एक पेड़ मैं बच्चों को दिखाया और उसको बोला कि देखो बेटा ये पेड़ है। अब मान लीजिए एक पेड़ मैंने बच्चों को दिखाया, अब बोला कि बेटा ये क्या है? एक पेड़ है। वो समझ गया कि ठीक है, पेड़ ऐसा होता है, पेड़ ऐसा होता है जिसका रंग जो है, इसके पत्ते का रंग हरा होता है। इस तरह से मैंने उसको एक पौधा दिखाया, पेड़ दिखाया। फिर मैं बच्चों को बोलते हैं बेटा ऐसे और भी पेड़ होता है, ऐसे और भी पेड़ होता है। तो आपने दूसरे तरह का पेड़ दिखाया, तीसरे तरह का पेड़ दिखाया। तो जो उसके आसपास आपने दिखाने वाला पेड़ है उसने दिखा दिया। लेकिन कुछ ऐसे पौधे पेड़ होते हैं जो उन आपके उस बच्चे के आसपास नहीं है, जैसे जलीय पेड़ पौधे, समुद्री पेड़ पौधे। अब समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे वो बच्चे थोड़ी देखेंगे। तो हम पहले उसको ज्ञात, मतलब जो उनके आसपास है, जिनको हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, मैं पहले वो बताया।
और उसको फिर एक्सप्लेन किया, उसको मैंने बताया कि बेटा ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो हमारे वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, वो किसी और वातावरण में पाया जाता है और धीरे धीरे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं। और फिर बताते हैं कि ऐसे पूरे संसार में 45 लाख प्रकार के पेड़ों की प्रजाति होते हैं। तो हम इसे बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि। आई बात समझ में? ऐसा होता है ना? यस सर। जी सॉरी। फिर है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर, जैसे अगर हम हिंदी सिखाते हैं या गणित सिखाते हैं, कोई विषय सिखाते हैं, पहले हम बच्चों को सरल प्रश्न देते हैं, मतलब सिंपल प्रश्न पूछते हैं, और फिर धीरे 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 जो है उसको हम जटिलता की ओर, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की ओर लेके चलते हैं ताकि बच्चे आसानी से कर दें। अब ज़रा सोचिए, बच्चों को बोलेंगे कि बेटा 1 जोड़ 1 2 होता है, ऐसे ही 2 जोड़ 3 5 होता है। ये क्या है? सरल प्रश्न है। तब मैं उसको और बोलेंगे, अच्छा ये प्रश्न हम क्या उंगली पे दिखाते हैं, 1 और 1 2, फिर 5 और 5 10। ये क्या सरल विधि है। और फिर हम इसको हम दे देते हैं कि 2 मतलब 2/5 प्लस 3/5। अब ये जटिल हो गया। तो कभी भी सरल से जटिल की ओर, ये मैं गणित की बात बता दिया हूँ, लेकिन अगर मैं हिंदी की बात बताऊंगा तो हिंदी में आप क्या देखते हैं कि पहले बच्चों को जो है वो छोटे छोटे शब्द का ज्ञान देते हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाना सिखाते हैं, ठीक है ना। फिर हम उसको वाक्य को, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये क्या है? सरल वाक्य है। फिर मैं बोलूँगा मैं पढ़ता हूँ, मैं गाता हूँ। आप देखिए ये क्या है? सरल वाक्य है जो बच्चों को सिखाते हैं। फिर मैं इसको बोलूँगा कि ठीक है, अब ये दोनों को अगर क्या करना है, जोड़ना है, तो मैं पढ़ता और गाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या है? और गाता हूँ। तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि बच्चों को पहले हमने सरल वाक्य सिखाया, सरल चीज़ें, फिर उसको जटिलता की ओर ले गए, तो बच्चे बहुत ही आसानी से सीख जाता है कि अगर 2 वाक्य को जोड़ना है तो बीच में हम और दे सकते हैं। आई बात समझ में? समझ रहे हैं ना? हेलो। यस सर। ओके, नेक्स्ट है विशेष से सामान्य की ओर। विशेष का मतलब होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, मैं बोलूँगा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलेंगे मेरा नाम नमन है। बोले ठीक है, तो क्या हो गया? खास हो गया। अच्छा उसका नाम क्या है? उसका नाम मोहन है। ध्यान से सुनिएगा। फिर बेटा उसका नाम क्या है? उसका नाम रीता है। अब देखिए ये एक एक हम विशेष से उसको पूछे कि अलग अलग नाम है, ठीक है। फिर मैं उसको ले गए कहाँ की ओर? सामान्य की ओर। तो बेटा क्या देखे कि हर व्यक्ति का या हर बच्चे का कोई ना कोई नाम होता है। तो ये जो नाम है हर बच्चों का होता है, वो सामान्य की ओर आ गया कि ये सामान्य बात है कि हर बच्चों का नाम होता है। जैसे तुम्हारा नाम है, तुम्हारे बहन का नाम है, तुम्हारे भाई का नाम है, वैसे हर बच्चों का नाम है। मतलब विशेष से सामान्य की ओर ले जाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं, अच्छा मतलब हर बच्चों का नाम होता है। क्यों नाम होता है? उसके पहचान के लिए, उसके परिचय के लिए। जैसे बच्चों को बोलेंगे कि तुमको अगर मैं बुलाऊंगा नमन, तब तुमको पहचान, तुम्हारा पहचान नमन से है, तुम्हारे भाई का पहचान मोहन से है, तुम्हारी बहन का पहचान रीता से है। वैसे हर बच्चे का पहचान उसके नाम से है। तो ये क्या हो गया? विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है। समझ रहे हैं ना? यस सर। ओके, अब है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आप बोलेंगे विश्लेषण क्या है? बच्चे से आप प्रश्न पूछे या बच्चे प्रश्न पूछते हैं। जैसे अभी मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम है। अब ठंडी का मौसम है तो बोलेंगे बेटा कि अभी सर्दी का मौसम है। अब सर्दी के मौसम में बताओ कि क्या क्या
कपड़े पहनते हो, वो बोलेंगे स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, स्कार्फ पहनते हैं, चादर ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, या जो भी चीज़ें हैं। ये बताते बताओ ठंडी में ये सब करते हैं ना। अच्छा बताओ गर्मी में क्या क्या। तो गर्मी बताएंगे कि हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, इस तरह के खाना खाते हैं, इस तरह की चीज़। यह है विश्लेषण, यह है विश्लेषण। फिर उसको हम आप सबको कंबाइन करके बताते हैं कि बेटा इससे क्या पता चला कि अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग वस्त्रों की, अलग अलग कपड़ों की ज़रूरत होती है। अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग प्रकार के भोजन की भी ज़रूरत होती है, और वैसा भोजन हमें मिलता है या जो। तो ये सब क्या है कि हम विश्लेषण से संश्लेषण की, संश्लेषण का मतलब होता है कंबाइन करना। मतलब पहले अलग अलग बताना और अलग अलग बता करके उसको पूरा सही से विश्लेषण करके फिर सबको एक साथ जोड़ देना, उसी को बोलते हैं संश्लेषण। आई बात समझ में। तो बच्चों को अगर हम इस तरह से सिखाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के वस्त्रों और कपड़ों की ज़रूरत होती है। अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग जो है ना वातावरण में रहने के लिए भी हम क्या होते हैं, समावेश होते हैं। तो ये सब क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आई बात समझ में। हेलो। देखिए ये सब जो अभी पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुभव से तर्क की ओर। अब बच्चों को हम अनुभव करवाते हैं कोई भी चीज़ से, अनुभव से तर्क की ओर। जैसे बच्चे अगर भूखे हैं तो आपको उसका अनुभव है कि वो भूखा है, तो भूखे में उसको ज़ोर से भूख लगता है, वो कोई काम करने में सही नहीं लगता है, उसको कमजोरी महसूस होता है, वो कमजोरी का अनुभव करता है, तो सिखाते हैं। तो फिर हम उसको फिर क्या बताते हैं कि देखो अभी तुमने भोजन नहीं किया, खाना नहीं खाया, तो तुमको क्या लग रहा है कि भूख की ज़रूरत हो गई, मतलब सॉरी खाने की ज़रूरत हो गई, भूख लग गई है। तो इससे क्या पता चलता है कि हर व्यक्ति, हर जंतु को भूख लगते हैं। अब भूख लगने के लिए खाना चाहिए, खाना से ऊर्जा और एनर्जी मिलता है, और एनर्जी से लोग और आगे काम करता है। मतलब पहले अनुभव से अगर हम तर्क की ओर ले जाते हैं तो बच्चे बहुत ही आसानी से सीख जाता है। ओके, समझ गए। हेलो। Yes, sir. तो ये समझ गए ना, मतलब अनुभव क्या हुआ, भूख लगना अनुभव हुआ। भूख क्यों लगा, क्योंकि वो कार्य किया, कोई काम किया, उसके शरीर के अंदर जो है ऊर्जा नहीं है। तो तर्क क्या है इसमें, तर्क ये है कि अगर काम करना है, कार्य करना है, तो हमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। तो इसलिए हर जीव जंतु को भोजन चाहिए ताकि उसको ऊर्जा हो और वो काम कर सके। आगमन से निगमन की ओर। देखिए आगमन विधि क्या होता है कि पहले उदाहरण देना, फिर परिभाषा की ओर ले जाना, उदाहरण से परिभाषा की ओर। निगमन क्या होता है, परिभाषा से उदाहरण की ओर। जी, परिभाषा से उदाहरण की ओर। अब जैसा देखिए आगमन में अगर हम बोलेंगे कि पृथ्वी एक आकाशीय पिंड है, चंद्रमा एक आकाशीय पिंड है, सूर्य एक आकाशीय पिंड है। ये हम अलग अलग उसको हम उदाहरण दे दिए कि ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, ये सब क्या है, सब आकाशीय पिंड है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे, फिर हम उसको ले जाते हैं, इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे आकाशीय पिंड है, और इस ब्रह्मांड में इतने आकाशीय पिंड है, तो उसको बोल सकते हैं कि वैसे वस्तु जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है उसे हम आकाशीय पिंड कहते हैं। मतलब मैंने पहले उसको उदाहरण बताया, उदाहरण से परिभाषा की ओर ले गया। या हम ऐसे बता सकते हैं कि देखो ये पेड़ जो है कल इतना छोटा था, आज थोड़ा बड़ा हो गया, 2 महीने के बाद इतना बड़ा हो गया, 3 महीने के बाद इतना बड़ा हो गया। क्या देख रहे हो, इस पेड़ में क्या हो रही है, बढ़ोतरी, वृद्धि हो रही है। ये उदाहरण हो गया। तो ऐसे हर वस्तु में वृद्धि होती है, जिसमें वृद्धि होगा, जिसमें वृद्धि होगा वह क्या होगा, सजीव वस्तु होगा, मतलब लिविंग थिंग्स होगा, सजीव वस्तु होगा। तब हम परिभाषा बताते हैं कि वैसे वस्तु जिसमें वृद्धि हो, विकास हो, सांस लेता हो, भोजन करता हो, चलता फिरता हो, तो ऐसे वस्तु को हम सजीव वस्तु कहते हैं। तो ये हो गया आपका आगमन विधि।
निगमन विधि उल्टा हो जाता है कि वैसे वस्तु जो सांस लेता हो, भोजन करता हो, प्रजनन करता हो, वृद्धि हो, विकास हो, उसे हम सजीव कहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, पेड़, पौधे। तो ये निगमन विधि हो गया। तो एक्चुअली बच्चों को अगर सिखाना है तो आगमन से निगमन की ओर ले जाएंगे तो आसानी से सीखेगा। राइट, समझ गए? समझ गए ना? हेलो, यस सर। चलिए, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब क्या होता है पता है? जो बच्चों के सामने हो, बच्चों के सामने जो वस्तु मौजूद हो, जिसे बच्चे देख पा रहा हो। तो बच्चों के सामने या हमारे सामने जो वस्तु मौजूद है, जिसको हम देख सकते हैं, उसे हम मूर्त बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक घर है, एक घर में एक ब्लैक डॉग है, एक क्या काला कुत्ता है, काला कुत्ता है। एक छोटा बच्चा उस कुत्ते को हर दिन देखता है। अब वो छोटे कुत्ते को वो हर दिन देख रहा है, तो बच्चे के दिमाग में एक मूर्त, उसके सामने जो दिखा, उसका एक चित्र उसके दिमाग में बन गया कि कुत्ता काला होता है। उसको अब नहीं पता है कि कुत्ता और भी रंग का होता है, सिर्फ अब समझता है कि एक कुत्ता है, कुत्ता काला होता है। ये हो गया मूर्त। ये क्या हो गया? मूर्त। क्योंकि उसके सामने काला कुत्ता ही है, तो काला कुत्ता को ये हर दिन दिख रहा है, तो वो क्या है, काला कुत्ता का ही इमेज अपने दिमाग में रखा है कि कुत्ता काला होता है। लेकिन धीरे 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 उसको हम काला से उसको हम उजला कुत्ता दिखाया। बोले बेटा ये भी कुत्ता है, लेकिन ये उजला कुत्ता है। फिर उसको हम दूसरे कलर का ब्राउन जो होता है, भूरा कुत्ता दिखाया कि ये भूरा कुत्ता है। तो बच्चे धीरे 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 उसके दिमाग में आ जाता है, अच्छा ऐसे और भी रंग के कुत्ते हो सकते हैं, मतलब काला भी है, उजला भी है, लाल भी है, ऐसे कुत्ते और भी हो सकते हैं। मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब मूर्त जो उसके सामने है, अमूर्त जो उसके सामने नहीं है, उससे उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया, विचार बैठ गया कि नहीं, जो हमें दिखता है उसके अलावा भी जो हमें नहीं दिखता है वो भी मौजूद है। तो ये क्या हो गया? मूर्त से अमूर्त की ओर। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। तो ये याद रखिए, इसको भूलिएगा मत। ये क्या हर्बर्ट स्पेंसर के भाषा शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, आगमन से निगमन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये पूछेगा, एग्जाम में पूछ सकता है, उल्टा कर सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति सही नहीं है, पूछ सकता है। नीचे ऑप्शन में देगा, जटिल से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो जटिल से सरल की ओर ये गलत हो जाएगा, नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये याद रखिएगा, 7 जो भाषा शिक्षण सूत्र है वो याद रखिए, ठीक है? कि भाषा को सिखाने का ये 7 जो सूत्र है ये बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है? अरे ये बार बार ऐसा हो रहा है। ये अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। ये जो 7 जो पॉइंट है ना, वो लिखना है कि आप लोग को तो लिख सकते हैं। लिखना है, हार्बर्ट स्पेंसर के भाषा शिक्षण सूत्र लिखना है आप लोग को।
आप लोग हाँ या ना नहीं बोल रहे, मैं आगे बढ़ूंगा। सर लिखे हुए हैं मेरे पास। अच्छा लिख लिए हैं, ठीक है चलिए। अरे क्या है, देखिए भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो है ना, ये पढ़ाने की, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि भाषा शिक्षण की क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक बार रीड कर देता हूँ, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं मूल्यांकन, किसी भी कार्य का प्रारंभ करने के पूर्व भली प्रकार विचार करके उस कार्य से प्राप्त हो सकने वाली उपलब्धियां का अनुमान लगाया जाता है। वे उस कार्य के उद्देश्य कहलाते हैं। उद्देश्य एक प्रकार से सुविचारित ऐसे अंतिम लक्ष्य है जिनकी पूर्ति के लिए हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी आप काम करते हैं तो कोई भी काम करने के लिए आप क्या करते हैं, अरे यार, देखिए उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लेक्चर में ज्वाइन हुए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है कि टीचर जो पढ़ाएंगे उसे हमें ग्रहण करना है, उसे हमें सीखना है, ये आपका उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है कि वो सीख करके हमें प्रश्न उत्तर को सॉल्व करना है और हमें परीक्षा पास करना है, सीटेट पास करना है। फिर और उद्देश्य क्या है, सीटेट पास करने के बाद जो है हमें शिक्षक बनना है, शिक्षक बन के फिर बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य है। हर कार्य अगर हम करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, तो हर काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही भाषा शिक्षण का भी उद्देश्य है कि अगर बच्चों को अगर भाषा शिक्षा आप दे रहे हैं, उसको आप भाषा पढ़ा रहे हैं, तो उद्देश्य तो होना चाहिए ना कि भाषा हम क्यों बच्चों को सिखा रहे हैं, कोई भी भाषा क्यों जरूरी है। क्योंकि भाषा क्या है, माध्यम है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे एक व्यक्ति अपने विचार को, अपने सोच को दूसरे व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त कर सकता है, बता सकता है। आप जो भी एक व्यक्ति का भाव, उनके भाव को प्रकट करना हो दूसरे व्यक्ति के सामने, तो उनको भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, तो अगर हिंदी भाषा नहीं होता या इंग्लिश भाषा नहीं होता तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता, नहीं पढ़ा पाता। तो ये एक माध्यम है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने भाव को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। सिंपल सा यही है कि भाषा, तो एक्चुअली भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि अभिव्यक्ति का प्रदर्शन, अभिव्यक्ति का प्रदर्शन। देखिए भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, कोई भी अभिव्यक्ति हो। अभिव्यक्ति मतलब क्या, जो भी हम प्रकट करना चाहते हैं, गुस्सा प्रकट करना है, नफरत प्रकट करना है, स्नेह प्रकट करना है, प्रेम प्रकट करना है, आई बात समझ, अपनी बातों को रखना है, अपनी सोच प्रकट करना है, सलाह प्रकट करना है, जो भी चीज़ें आपके मन में है उसको अगर प्रकट करना, अभिव्यक्त करना है, तो आपको उस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, और जिसका हम प्रयोग करते हैं वही माध्यम होता है। समझ गए ना? हेलो। तो यहाँ पे है कि हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, अगर हिंदी शिक्षण अगर हम दे रहे हैं उसके कुछ उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका तात्पर्य है छात्रों को भाषा एवं साहित्य की बातों का ज्ञान देना। अब हमारी भाषा हिंदी है, अब हिंदी का ज्ञान देना है तो हमें भाषा उसका शिक्षण देना बच्चों को जरूरी है। अगर भाषा का शिक्षण नहीं देंगे तो उसको हिंदी का सही ज्ञान नहीं होगा। वैसे अगर आप बात करेंगे तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों की हिंदी में आपको बहुत सारे अंतर देखने को मिलेगा। जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा ग्रामेटिकली सही बोलते हैं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो ग्रामेटिकली थोड़ा सा गलत बोलते हैं। आई बात समझ में? हेलो। तो पहला जो उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य है कि छात्रों को ज्ञान देना, ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान देना। अब देखिए ध्वनि, जैसे मैंने बताया अभी बहुत सारे लोगों को बोलेंगे कि ध्वनि, जैसे हम लोग का जो ध्वनि है जिसे हम वर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण। हिंदी भाषा अगर सिखाना हो तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, या अंग्रेजी सिखाना हो या हिंदी सिखाना हो, तो पहले हम उसे बताते हैं ध्वनि।
अब जो हम इसको ध्वनि सिखाते हैं कि हमारे मुख से, हमारे मुंह से कैसा ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए कि हमारे मुंह से जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, कुछ ऐसे ध्वनि है जो हमारे होंठ से निकल रहा है, कुछ ध्वनि हमारे कंठ से, कुछ ध्वनि हमारे जिह्वा से, टंग से, कुछ जो ध्वनि हमारे तालू से, कुछ ध्वनि जो है वो मूर्धा से। हमारे मुंह के अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार हम बच्चों को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अ आ सिखाते हैं। अ आ से जो है ना, जो भी है हम उसको बताते हैं कि, फिर बताते हैं कि बच्चे ध्वनि दो प्रकार के होते हैं, स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण, इसको हम वर्ण भी बोलते हैं, स्वर वर्ण। फिर हम उसको बताते हैं कि व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण सिखाते हैं। फिर स्वर वर्ण बताते हैं कि वैसा वर्ण, वैसा ध्वनि, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण से किसी और ध्वनि का सहारा ना लेना पड़े, या वैसा ध्वनि जो किसी और ध्वनि पे निर्भर ना हो। तो इस तरह के ध्वनि को, इस तरह के वर्ण को हम स्वर वर्ण बोलते हैं। अब बोलेंगे अ। अब अ बोलने से किसी दूसरे ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ा। लेकिन अगर हम बोलेंगे क, अब क बोलने से आपने क्या, क मतलब अंत में अ का सहारा लिया आप। क बोलने से अ ध्वनि भी आ रहा है हमारे मुख से, क, क, अ। तो ये अब क्या है, तो ये व्यंजन हो गया, ये व्यंजन वर्ण हो गया, क्योंकि इसको स्वर ध्वनि पे निर्भर है। तो जो निर्भर नहीं है स्वर ध्वनि, जो निर्भर है वो व्यंजन ध्वनि। अगर बच्चों को अगर हम ये ज्ञान नहीं देंगे तो वो ध्वनि में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मैं बताया ना कि बहुत सारे लोग हैं जो गलत ध्वनि, गलत उच्चारण करते हैं। जैसे अभी बताया, जैसे मैं ये न का ही बोल दिया, जैसे बोला ना कि बिहार, यूपी में इसको र प्रोनाउंस करते हैं और बिहार में न प्रोनाउंस करते हैं। देखिए ये न नहीं, ये न है, न न, दो साउंड है, न न। तो ये न को न प्रोनाउंस करना गलत है, र प्रोनाउंस करना भी गलत है। तो ये जो स्वर या व्यंजन या ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या होता है कि वर्ण के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। वर्ण के मेल से ही शब्द बनता है ना, और शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। क्या सोचिए, अगर हम भाषा शिक्षण नहीं देंगे तो बच्चे सही ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, फिर सही शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, फिर सही वाक्य नहीं बना पाएंगे, फिर सही गद्यांश या पद्यांश भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए ज्ञानात्मक उद्देश्य तो भाषा शिक्षण में है ही। आई बात समझ में? ठीक है, यस सर। ओके। तो भाषा शिक्षण का पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। सॉरी। तो ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना का ज्ञान देना, उच्च माध्यमिक स्तर पर निबंध, कहानी, नाटक, काव्य, गीत, गद्य गीत आदि विद्याओं का ज्ञान देना, रचना कार्य के मौखिक एवं लिखित रूपों का ज्ञान देना, ये सब क्या है, सब ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जो अभी आप समझ गए। दूसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। देखिए कौशल का मतलब होता है स्किल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्किल। अब देखिए जो स्किल होता है, कोई भी काम शुरू में करना और फिर बाद में धीरे धीरे अगर उसको हम निरंतर अभ्यास करते हैं, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, तो निरंतर अभ्यास से क्या होता है कि कौशल का विकास होता है, स्किल का डेवलपमेंट होता है। अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि हर दिन तुम सुलेख लिखो, एक पेज तुमको राइटिंग लिखना है, सुलेख लिखना है, तो धीरे 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 उसका जो श्रुति लेख है, सुलेख है, उसका जो हैंड राइटिंग है वो अच्छा होता जाएगा। मतलब उसमें लिखने की कौशल विकास हो रही है। आई बात समझ में? नहीं, एक मिनट, हाँ यस सर। हाँ, जस्ट मिनट। हेलो, हेलो।
सॉरी। ओके। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जिनमें पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, अर्थ ग्रहण करना, ये सब क्या है, सब कौशल विकास, कौशलात्मक उद्देश्य है ये। सुनकर अर्थ ग्रहण करना। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई भाषण दे रहा है या समाचार पत्र को, समाचार जो टीवी पे आते हैं, न्यूज को आप कर देख करके जो है बहुत सारे अर्थ को हम ग्रहण करते हैं, जो हमें नहीं पता होता है वो भी समझ में आ जाता है। आपने देखा होगा कि किसी को बोलकर, जो अगर कोई कोई कुछ बोल रहे हैं तो सुनकर आप अर्थ लगा लेते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कौशलात्मक विकास। शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना। शुद्ध और स्पष्ट जो हम लोग पढ़ाई कर, वाचन मतलब क्या होता है कि हम बुक से जो पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। गद्य पद्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। गद्य आप जानते हो जिसको पैसेज बोलते हैं इंग्लिश में, पैसेज, गद्य। पद्य जो है, जो आपका पोयम टाइप का पोएट्री हो गया, तो उसको पढ़कर हम अर्थ ग्रहण करते हैं। बोलकर भाव अभिव्यक्ति करना, मतलब अगर हमारे अंदर जो भाव है, चाहे भाव कैसा भी हो, गुस्सा वाला हो, प्रेम वाला हो, स्नेह वाला हो, नफरत वाला हो, जो भी भाव है उसको हम बोलकर ही अभिव्यक्त करते हैं। लिखकर भाव अभिव्यक्त करना। जैसे पहले जो है ना, अगर यहाँ से दूसरे जगह पे अगर आपको अपनी भाव पहुँचाना होता है था, तो लोग लेटर में, पत्र के द्वारा अपने भाव को लिख कर भेजते थे। आजकल क्या है, हम लोग बोलकर, फ़ोन पे या मोबाइल पे हम लोग बोलकर भाव को जान लेते हैं। तो ये सब क्या है, सब के सब कौशलात्मक उद्देश्य है। आई बात समझ में? यस सर। ओके। व्यवहारगत परिवर्तन। अच्छा, बच्चों में क्या व्यवहार में परिवर्तन होता है? छात्र धैर्यपूर्वक सुन सकेगा तथा सुनने के शिष्टाचार का पालन करेगा। जैसे अगर हम बच्चों को हिंदी की भाषा सिखा रहे हैं या कोई भी भाषा सिखा रहे हैं, अगर आप स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, आपका शब्द, आपका उच्चारण, आपका बोलने की शैली, ये सब अगर सही सही तरीके से है, उसका टोन, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से आपको सुनेंगे और आपका अनुकरण करेंगे। अनुकरण मतलब जैसे आप बोलेंगे वैसे भी बच्चे बोलने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। तो छात्र धैर्यपूर्वक सुन सकेगा तथा सुनने के शिष्टाचार का पालन करेगा। अगर मान लीजिए हम ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो बच्चों समझ नहीं रहा है, बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पे मैं फ्रेंच में बात करूँगा, जर्मनी में बात करूँगा, तो क्या बच्चे सुनेंगे, धैर्यपूर्वक सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। शिष्टाचार का पालन करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए हमें ऐसे शब्द का चयन करना है, हमें ऐसे सरल शब्द। अब मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, अब वहाँ पे आप बहुत ही भारी भरकम हिंदी बोल रहे हैं, तो भारी भरकम हिंदी भी जो है वो धैर्यपूर्वक नहीं सुनेगा। शब्दों, मुहावरों, उक्तियों का प्रसंगानुकूल अर्थ व भाव समझ सकेगा। अब मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, 1 से 5वीं क्लास के, अब उनको मुहावरा बताएंगे, नहीं समझेगा, उक्तियाँ बताएंगे, नहीं समझेगा। हाँ, शब्द का ज्ञान उनको जरूरी है। लेकिन अगर उच्च प्राथमिक के बच्चे हैं, 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं, तो वो मुहावरा भी आसानी से समझ जाएगा। अगर और 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, उक्तियाँ जो होते हैं वो सब भी आप बताएंगे तो समझ जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चे जिस स्तर के हैं, बच्चे जिस लेवल में है, उसके अनुसार ही आप शब्द, मुहावरा, उक्तिया का प्रयोग करें। स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण कर सकेगा। आप जैसे सुनिए, देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, बहुत सारे लोग अभी भी मिस्टेक करते, गलती करते हैं। जैसे अब अगर आप पंजाब, आप लोग दिल्ली में हैं, अब देखिए ये शब्द है गलत, गलत है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं पंजाबी लोग, क्या प्रोनाउंस करते हैं? गलत। गलत बात है, प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, हाँ कि ना? आप लोग सुने होंगे। हेलो। यस सर। तो ये क्या है? लोग गलती बोलते हैं। हाँ, गलत को वो गलत प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। ये क्या है? स्वराघात है। स्वर मतलब क्या है? गलत। यहाँ पे ल के बाद जो है अ भी आता है, तो अ जो स्वर है उसको हटा दिया है। इसलिए सही उच्चारण जरूरी है ताकि बच्चे सही उच्चारण कर सके। अब उदाहरण दूसरा दे रहा हूं मैं आपको।
अगर बिहार के लोग हैं, अब उसे बोलेंगे कि इसको प्रोनाउंस करने के लिए, उच्चारण करने के लिए, मैं खुद एक बिहार का हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिहारी लोगों को नीचा दिखा रहा हूँ, मैं जो गलतियाँ बता रहा हूँ आपको। देखिए संपूर्ण, अब ये क्या है, संपूर्ण, क्या है, संपूर्ण, लास्ट में अ आना चाहिए लेकिन नहीं बोलते, क्या बोलते, संपूर्ण, अ को हटा ही दिया, लेकिन ये सही उच्चारण है संपूर्ण, संपूर्ण, अ आता है। अगर यहाँ पे हलंत होता, आपने कहा हलंत होता तब अ नहीं आएगा, अगर हलंत नहीं है तो अ आना चाहिए। तो ये सही उच्चारण है, यही है कि ये सब जो है इस सबका ज्ञान भी होना चाहिए। हालांकि ये गलती बहुत जगह पे करते हैं। अब मान लीजिए दूसरा बता रहा हूँ, एक होता है की, दूसरा होता है की। अब देखिए सिंपल सी बात है, की, अब इसमें ज़्यादा जोर देना पड़ता है, ये स्वर में ज़्यादा जोर देना पड़ता है, इसमें कम जोर देना पड़ता है। अब हम बोलेंगे क्योंकि, क्योंकि, यहाँ पे भी की आया, क्योंकि। लेकिन अगर हम यही बोलेंगे कि उसकी, आप ध्यान दीजिए, उसकी, अब यहाँ पे जोर देना पड़ेगा, उसकी, फर्क है। तो ये जो स्वर है, क्या बोल रहा है, उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण कर सकेगा अगर सही स्वर होगा, क्योंकि उसकी, तो यहाँ पे की में जोर देना पड़ता है और इस की में जोर नहीं देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हेलो, गुड। देखिए महत्वपूर्ण, यहाँ पे पू में जोर देना पड़ेगा, देखिए पू में जोर देना पड़ेगा, लेकिन महत्वपूर्ण, बहुत लोग ऐसे हैं किसको जोड़, महत्वपूर्ण, अब महत्वपूर्ण गलत शब्द है, महत्वपूर्ण ये सही शब्द है, सही उच्चारण है। महत्वपूर्ण विचारों, भावों, तथ्यों का चयन कर सकेगा। तो ये भाषा, ये सब क्या है, सब क्या है आपका व्यवहारगत, मतलब क्या, व्यवहार में परिवर्तन, मतलब अगर बच्चों को हम सिखा रहे हैं भाषा तो उनके व्यवहार में ये सब परिवर्तन होना चाहिए। अगर इस तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब हम सही से हिंदी नहीं सिखा रहे हैं। अभिव्यक्ति के ढंग को समझ सके। अच्छा एक चीज़ और, आप बताइए, स, श, श, तीन साउंड आता है ना, स, श, श, लेकिन कुछ लोग को बोलेंगे ये तीनों का साउंड एक ही जैसा प्रोनाउंस उच्चारण करता है, सुनते भी होंगे आप लोग, नहीं करते हैं? अक्सर ये बिहार में होता है। तो इसी, हाँ तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि देखिए दांत से, जो हमारा दांत है, दांत से जो साउंड आता है वो स होता है, दांत से स। लेकिन ये क्या है, तालू से जो आएगा वो श होगा, तालू से श। अब मूर्धा से आएगा वो श, स। तीन तरह का साउंड है, ध्वनि है, लेकिन बहुत लोग इसको एक ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो कि गलत है। अभिव्यक्ति के ढंग को समझ सकेगा, अगर उनको भाषा का ज्ञान होगा तभी तो अभिव्यक्ति के ढंग को समझ सकेगा। जैसे मान लीजिए गुस्सा में कुछ शब्द को बोलना है या उसको स्नेह में बोलना है, तो बोलने का जो भाव है उससे पता चल जाता है कि वो गुस्से में बोल रहा है या वो प्रेम में बोल रहा है। तो ये तभी हो पाएगा, तभी वो समझ जाएगा कि उसको वो भाषा का ज्ञान हो। अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वो समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। इसलिए अभिव्यक्ति के ढंग को समझ सकेगा जब उसको भाषा का ज्ञान होगा। भावों, विचारों, तथ्यों का मूल्यांकन कर सकेगा। तो ये सब क्या था, उसका व्यवहारगत परिवर्तन है। अगर भाषा शिक्षण देने के पश्चात बच्चों में अगर भाषा का ज्ञान हुआ है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, इस तरह से। तो तीन हो गया। अब है रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य। सॉरी, इन उद्देश्यों में दो उद्देश्य आते हैं, साहित्य का रसास्वादन और साहित्य की समान समालोचना। इन उद्देश्यों का संबंध उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं से होती है। अगर आप ये नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ये अक्सर होता है आपको हाई स्कूल,
ये हाई स्कूल के लिए है। अब छोटे बच्चों को पता ही नहीं है कि अलंकार क्या है, रस क्या है, तो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये अगर नहीं भी करेंगे आप तो चलेगा, लेकिन ये भी एक उद्देश्य है, लेकिन ये प्राथमिक बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है। सृजनात्मक उद्देश्य, देखिए सृजनात्मक जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रिएशन, रचनात्मक, सृजन करना, मतलब कुछ अपना खोज करना। अप करेक्ट, क्रिएशन क्रिएटिविटी, करेक्ट। तो ये जो क्रिएटिविटी है सृजनात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य का तात्पर्य है छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना और उन्हें रचना में मौलिकता लाने की योग्यता का विकास करने के लिए प्रेरित करना। जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई भी छात्र है, तो जो पढ़े वो तो पढ़े है, लेकिन पढ़ने के बाद अगर वो अपना खुद का मुहावरा लिखे, खुद का शायरी लिखे, तो खुद का शायरी बना के अपने खुद से बनाकर शायरी लिखना, वो क्या है, सृजनात्मक विकास हो जाएगा। सृजनात्मक विकास मतलब वो भी उद्देश्य है कि ताकि बच्चे अगर कविता लिखे, ठीक है ना, शायरी लिखे या दोहा लिखे, मुहावरा लिखे, तो अपना खुद का भी बनाकर वो बोल सकते हैं। नहीं, जैसे उदाहरण के लिए अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन हुई है महाराष्ट्र और झारखंड में, तो बहुत सारे ऐसे स्लोगन, बहुत सारे ऐसे नारा जो है वो सृजन करके, मतलब खुद से बना करके, मोदी साहब ने बोला एक है तो सेफ है, ये क्या है, सृजनात्मक हो गया ना, वो आपने बना कर बोला। ऐसे इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। तो योगी साहब ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे तो कटेंगे क्या हो गया, सृजनात्मक हो गया। नहीं, क्योंकि इसके पहले तो ऐसे स्लोगन हम लोग कभी नहीं सुने थे। समझ गए? हेलो। तो हाँ, तो जो स्लोगन हो गया, ऐसे निबंध भी हो सकता है। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे निबंध होता है कि व्यक्ति कल्पना करके, इमेजिनेशन करके, कल्पना करके अपना खुद का निबंध लिखते हैं अपने ही शब्दों में, कहानी बना लेते हैं। बहुत सारी काल्पनिक कहानी है, बिना कहानी के फिल्म सिनेमा नहीं बनेगा। तो आप जानते हैं जितनी भी सिनेमा होता है सब काल्पनिक होता है। संवाद, पत्र, उपन्यास, उपन्यास भी तो वही होता है, कविता को माना जा सकता है। व्यवहारगत परिवर्तन, छात्र विषय एवं उसके अंतर्गत भावों एवं विचारों के लिए उपयुक्त साहित्य की विधि का चयन कर सकेगा। तो वही सब है, उसमें क्या परिवर्तन होगा, वह स्वानुभूत भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त कर सकेगा। देखिए ये वही है, सिंपल, इसका एक ही मतलब है कि अगर सृजनात्मक विकास बच्चों में हुआ है तो वह अपने भावों को सही तरीके से, सही ढंग से, चाहे कहानी के रूप में हो, निबंध के रूप में हो, शायरी के रूप में हो, कविता के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको प्रस्तुत कर सकेगा, उसको अभिव्यक्त कर सकेगा। तो यही है सृजनात्मक विकास, उसमें परिवर्तन होगा। चलिए, क्या आप जानते हैं शब्द भंडार में वृद्धि के लिए गद्य शिक्षण उत्तम है। अब ये गद्य शिक्षण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब भाषा है, जैसे कोई कहानी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को आप कहानी जो पढ़ा रहे हैं, आप सीधा पढ़ दिए कहानी को, बच्चों को समझ में नहीं आया। आपने एक वाक्य को पढ़ा, थोड़ा सा विराम होता है तो उसमें पूर्ण विराम है तो विराम की, फिर दूसरे वाक्य को पढ़ा। अगर हम सही तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, इसे ही हम बोलते हैं गद्य शिक्षण विधि। मतलब एक वाक्य पढ़ा, बच्चों को समझाया, दूसरा वाक्य पढ़ा, बच्चों को समझाया, बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कहानी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बच्चे सुनकर, जो आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे सुनकर आपसे बहुत कुछ सीखता है। सिर्फ वह लेसन जो है, जो विषय है या जो आपका वो
क्या बोलते हैं, अभ्यास है, उतना ही नहीं, उसके अलावा आपको किस शब्द को कैसे उच्चारण किए वो भी सीखता है आपसे। किस तरह से आप कहानी पढ़ रहे हैं वो भी आपके शैली को भी ऑब्जर्व करता है, सीखता है। मतलब ये सर्वोत्तम विधि है बच्चे जो है, और इससे उनके शब्द भंडार में बढ़ोतरी होता है। उसके बहुत सारे शब्दों जो है ना उसको जैसे उदाहरण के लिए मैं बदने बच्चों को बताया, एक शीर्षक है हॉकी का जादूगर, तो बोलेंगे हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं। अब यहाँ पे बोलने के बाद फिर हम बोलेंगे कि जादूगर का मतलब, जादूगर का अर्थ, बच्चे को यहाँ पर दो चीज़ समझ में आ जाएगा। अच्छा, मतलब और अर्थ एक ही चीज़ है, ठीक है, मतलब पर्यायवाची शब्द है। अर्थ कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के खेल में बहुत ही श्रेष्ठ थे, बहुत ही अच्छे थे, प्रवीण थे। तो आप समझ जाएंगे, अच्छा प्रवीण, अच्छे, श्रेष्ठ, अच्छा ये सब का मतलब अर्थ एक ही जैसा है। मतलब इसे क्या, शब्द भंडार में उसके वृद्धि हो रहा है, नहीं होता है ना। तो अगर हम बच्चों को सिखाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे के शब्द विकास में, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो वही है, शब्द भंडार के वृद्धि के लिए गद्य शिक्षण उत्तम है। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। नेक्स्ट है भाषा प्रयोगशाला का उपयोग उच्चारण सुधार हेतु किया जाता है। प्रयोगशाला का मतलब क्या है? जैसे बच्चों को हम बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, इस कहानी को तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ तक पढ़ो, उसको हम पढ़वाते हैं, पढ़वाते हैं, सुनते हैं, जहाँ पे उसका उच्चारण गलत होता है उसको रोक कर ठीक करते हैं, सही करते हैं, फिर बोलते हैं आगे पढ़ो। ये क्या है? प्रयोगशाला है, प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे उसके उच्चारण को सही करने के लिए भाषा प्रयोगशाला जरूरी है। आई बात समझ में? ओके, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हेलो, आप लोग है कि नहीं? यस सर। सिर्फ गुड़िया ही बोल रही है। अंजलि और अक्षता जी आप लोग कहाँ है? यस सर। चलिए, प्राथमिक कक्षाओं में रचना शिक्षण की खेल विधि का विकास हेनरी कॉल्डवेल कुक ने किया। तो हेनरी, देखिए प्राथमिक कक्षाओं में रचना शिक्षण खेल विधि का विकास। देखिए, रचना शिक्षण खेल विधि का विकास क्या होता है? जैसे मैं बच्चों को बोलूँगा, ठीक है तुम एक शब्द बोलो, क्या बोलो? एक शब्द बोलो, कोई भी शब्द, उस शब्द का जो अंतिम अक्षर है उससे दूसरे बच्चे जो है उस अंतिम अक्षर से शब्द बना के बोलेगा। ये खेल हो गया। जैसे उदाहरण के लिए, अब बच्चों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो भाग में बांट दिए। एक बच्चे बोले आम, बोला ठीक है। अच्छा, आम का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है? म है। तो दूसरा जो दूसरे बच्चे हैं वो म से बोलेंगे, ठीक है, म से बोलेंगे, चलिए ममता, ठीक है। तो फिर पहला वाला क्या, ता से बोलेंगे, ठीक है, तापमान, तापमान। ये क्या है? एक सा खेल विधि है, आप देख रहे हैं। फिर नौ से बोलेंगे, अच्छा नौ से नमकीन, ये सही यार, नमक। तो ये क्या देख रहे हैं कि खेल विधि है। खेल विधि से भी आप देख रहे हैं कि बच्चे में क्या होता है कि बहुत सारे शब्दों का विकास होगा, भाषा शिक्षण में उसको आसान होगा, नहीं? तो बहुत सारे तरह का खेल होता है। तो इस तरह की जो खेल विधि है वो हेनरी कॉल्डवेल कुक ने शुरू किया था। ओके, समझ गए? समझ रहे हैं ना? चलिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचना शिक्षण की प्रमुख विधि उद्बोधन पद्धति है। उद्बोधन पद्धति का मतलब ही होता है कि उनसे, बच्चों से आप वो करवाएं,
वो सुने, बच्चों को बोले पढ़ो, इतना से इतना पढ़ के बताओ, समझाओ, ये उद्बोधन विधि है। नाट्य पद्धति, व्याख्या पद्धति, अभिनय पद्धति आदि नाटक शिक्षण के लिए प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। अब देखिए, नाट्य जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँगा कि मुहावरा का खेल। अब मान लीजिए मुहावरा का खेल अगर हम बात किए, दो ग्रुप में बच्चों को बांट दिए। अब एक ग्रुप में एक बच्चा जो है मुहावरा बोलेगा, दूसरा बच्चा जो है उस मुहावरे के जवाब में, मतलब ये क्या है, जवाब, सवाल जवाब है, तो मुहावरे में सवाल जवाब है, एक दूसरे को कंपटीशन कर रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि नाटक या इस तरह के हम अभिनय पद्धति भी करवा सकते हैं बच्चों के भाषा के शिक्षण विकास के लिए। ठीक है ना, समझ गए? तो इस तरह के भी खेल होता है। आपने एक मूवी देखा होगा, उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें इस मुहावरा के ऊपर जो है कंपटीशन था। ठीक है, उस मूवी का मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तथा द्रुत पाठ के लिए उपन्यास, जीवनी तथा कहानी का शिक्षण उपयोगी माना गया है। द्रुत पाठ मतलब क्या है, बहुत ही, अगर आपको दूर का सोच रखना हो, मतलब आपके अंदर एक इमेजिनेटिव कैपेसिटी बढ़ाना हो, काल्पनिक कौशल को बढ़ाना हो, तो उसके लिए उपन्यास को पढ़ना या कहानी से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, अब है हमारा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य का तात्पर्य है कि छात्रों में उपयुक्त दृष्टिकोण एवं अभिवृत्तियों का विकास किया जाए। उदाहरण के लिए भाषा एवं साहित्य में रुचि, सद्वृत्तियों का विकास। अक्सर आप जानते हैं कि जो भाषा को अगर हम पढ़ाते हैं तो कहानी तो हम बताते हैं, बच्चे अच्छे से कहानी पढ़ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है। लेकिन जब हम कविता पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको रटता है। कविता को अक्सर बच्चे रटता है, बिना अर्थ समझे उसको रटता है, क्योंकि कविता में कुछ ऐसे शब्द होता है जिसको बच्चे या समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए क्या है कि कविता जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो रटता है, तो वो रटना नहीं चाहिए, उनको समझाना चाहिए। बिना समझ के, आप लोग भी किए होंगे, हम लोग भी किए हैं, कविता जब पढ़ते थे तो हम लोग रटते ही थे, और टीचर ही बोलते थे इसको याद करके आना, तो हम लोग समझते थे याद करके आना मतलब कि रट के आना है, और हम लोग रट के ही जाते थे। तो कहानी का जो प्रश्न उत्तर है, उसको कहानी के पढ़ने के बाद जो प्रश्न था वो आसानी से बन जाता था, लेकिन कविता के प्रश्न को सॉल्व करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता था। तो वैसे यहाँ है कि भाषा में जब तक बच्चों का रुचि नहीं होगा तब तक उसको सीखने का प्रयत्न नहीं करेगा। अक्सर आप देखते हैं जब दूसरी भाषा होती है, जैसे प्राथमिक भाषा, जैसे मान लीजिए हिंदी है, उसको बच्चे अच्छे से सीख जाता है। लेकिन जो दूसरी भाषा होती है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा हिंदी भाषी को कि मराठी पढ़ने के लिए, गुजराती पढ़ने के लिए, तो उतना अच्छे से वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उस भाषा में उसको उतना रुचि नहीं है। तो भाषा में रुचि रखना बहुत ही ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना? सद्वृत्तियों का विकास करने का अर्थ है छात्रों में आस्था, श्रद्धा, साहित्य प्रेम, देश प्रेम, मानव प्रेम, यही सब है। चलिए, अब हम बात करते हैं गद्य शिक्षण की। गद्य शब्द संस्कृत भाषा की गद धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट कहना। साहित्य दर्पण के अनुसार वृत्त, बंध, हीन रचना गद्य है। देखिए, गद जो है वो, गद्य जो शब्द है वो गद से लिया गया है, ये धातु है। इसका है कि स्पष्ट कहना, कोई भी चीज़ स्पष्ट हम कहते हैं। और गद के जो अंश होता है उसको गद्यांश बोलते हैं। तो आप लोग की जो एग्ज़ाम में पूछने वाला है वो गद्यांश ही पूछने वाला है, मतलब पूरा कहानी नहीं होगा, कहानी का थोड़ा सा अंश होगा, तो वही हो जाएगा गद्यांश। तो ये अंग्रेजी में गद्य को प्रोज बोलते हैं। गद्य शिक्षण विधि, पहला है प्रस्तावना। गद्य शिक्षण को प्रारंभ करने का प्रथम सोपान प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना को वार्तालाप से प्रारंभ किया जा सकता है। आप बोलेंगे सर ये प्रस्तावना क्या? देखिए, प्रस्तावना जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट में होता है। क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट में होता है, बहुत ही छोटे रूप में होता है, जिसको हम प्रारूप बोल सकते हैं। प्रारूप,
या हम बोल सकते हैं इसको इंट्रोडक्शन, सिंपल याद रखिए ना, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, परिचय। तो कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि 1 से 2 3 लाइन जो है ना वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है। इससे पता चल जाता है कि हमें आने वाले जो अंदर नीचे जो कहानी है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब उसका सारांश हो गया, सारांश भी बोल सकते हैं, तो सारांश हो गया। तो वही है प्रस्तावना। प्रस्तावना को वार्तालाप से प्रारंभ किया जा सकता है तथा कोई भी कहानी संक्षेप में सुनाई जा सकती है तथा पाठ के, संक्षेप मतलब क्या है, सारांश, बहुत ही छोटे में, तथा पाठ के उद्देश्य से छात्रों को परिचित कराया जाता है। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम क्या बताते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक पाठ है कि हॉकी का जादूगर। हम बोलते हैं कि मेजर प्रेमचंद को हॉकी का जादूगर कहते थे। वह हॉकी में बहुत ही प्रबल थे। वो 3 बार स्वर्ण पदक ओलंपिक गेम में जीत चुके थे। तो ये क्या है कि ये हम उसको बताए एक इंट्रोडक्शन, और फिर हम उसको नीचे बताए कहाँ पर गए, क्या किए, कब खेला, कब गोल किया, कब उसने जीता, उसके कौन से साल में जीता, ये सब क्या उसका पूरा गद्य हो गया। तो कोई भी गद्य होता है पहले उसका प्रस्तावना होता है, उसका सारांश होता है, संक्षेप में बता देते हैं कि आपको इस पूरे कहानी में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या ज्ञान की बातें समझ में मिलेगा। तो ये है आपका प्रस्तावना, समझ में आना। तो कोई भी अगर कहानी बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो पहले हम प्रस्तावना बताते हैं कि इस अध्याय से क्या सीख मिलेगी, किसके बारे में बताया गया है और क्या क्या बताया गया है, बहुत ही शॉर्ट में। ओके, समझ रहे हैं ना। इसके बाद है वाचन। प्रस्तावना व उद्देश्य कथन के पश्चात, प्रस्तावना और उसका क्या उद्देश्य है, इस अध्याय को पढ़ाने से क्या उद्देश्य है, उसके बाद हम वाचन बताते हैं। अध्यापक द्वारा उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण सहित विरामादि, विरामादि मतलब क्या है कि जो चिन्ह है विराम, जहाँ पे रुकना चाहिए, का ध्यान रखते हुए प्रभावपूर्ण ढंग से आदर्श वाचन किया जाता है। काठिन्य निवारण। वाचन के पश्चात गद्य भाग के कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण आवश्यक होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अगर उनको ज्ञान नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। एक मैं कहानी बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि हिंदी के कक्षा में मोहन नाम का लड़का उपस्थित नहीं होता था, कभी आता था कभी नहीं आता था। तो उससे हिंदी के अध्यापक ने पूछा कि तुम मेरे कक्षा में उपस्थित क्यों नहीं रहते हो। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे समझ में ना आ रहा है, मैं बहुत ही टेंशन में रहता हूँ, आपकी कक्षा में आता हूँ तो। बोला क्यों? बोला सर आपने बोला कि राम बीमार था, राम बीमार था, नहीं नहीं सॉरी, राम स्वरूप बीमार था, राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपने पढ़ाया कि राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया, ऐसे क्या, ऐसे कैसे हो सकता है कि सर बीमार था राम स्वरूप अब मर गया फल फल स्वरूप। ऐसा दिक्कत उस बच्चे को इसलिए आया क्योंकि फल स्वरूप एक कठिन शब्द है और फल स्वरूप का सही कठिन को आसान करके बच्चों को नहीं समझाया गया, इसलिए वो बच्चा जो मोहन है उनको समझ में नहीं आया। वो अपने दिमाग में सोचता रहा कि जब राम स्वरूप बीमार था तो फल स्वरूप कैसे मर गया। तो ये जो कठिन शब्द है उनको बच्चों को समझाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखिए ना, राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया। बोलता अरे बेवकूफ़, इसका मतलब होता है कि राम स्वरूप बीमार था, परिणाम स्वरूप मर गया। ध्यान सुनिएगा, राम स्वरूप बीमार था, परिणाम स्वरूप
मर गया। अब देखिए ये जो टीचर है, शिक्षक है, ये परिणाम स्वरूप को भी का भी मतलब नहीं बताया। अब वो बोला कि देखो उस दिन तो राम स्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया, आज तो किसी तीसरे को ही मार दिया, वो हिंदी कक्षा में पढ़ना ही बंद कर दिया। तो यही है कि जो कठिन शब्द है, कठिन शब्द का सही अर्थ अगर बच्चों को आप नहीं समझाएंगे तो बच्चे जो है आपके कक्षा में या आपके जो विषय है उसमें रुचि नहीं रखेगा, इंटरेस्ट नहीं रखेगा, जिस तरह से इस मोहन का हाल हुआ। आई बात समझ में? तो वाचन के पश्चात गद्य भाग के कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण आवश्यक होता है। समझ गए ना? ओके। इसके लिए निम्नांकित प्रविधियां प्रयोग में लाती है, जैसे चित्र दिखाकर, प्रतिमूर्ति दिखाकर, मानचित्र द्वारा, प्रत्यक्ष पदार्थ द्वारा, संकेत द्वारा, अभिनय द्वारा, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको आप बच्चों को बता सकते हैं। जैसे आप बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बोले एक शंक्वाकार वृक्ष। आज शंक्वाकार वृक्ष है, बच्चे समझ में नहीं आता है बेटा शंक्वाकार क्या होता है। तो शंक्वाकार को हम बच्चों को बता सकते हैं कि शंक्वाकार का मतलब होता है जो शंकु आकार का हो। शंकु कैसा होता है? इस आकार का अगर वृक्ष होता है, इस आकार का अगर वृक्ष होता है, इसको हम शंक्वाकार वृक्ष बोलते हैं। जिस तरह से ऐसा वृक्ष जो है क्रिसमस का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो इस तरह का होता है। तो अगर जो बच्चे, क्योंकि हमारे वातावरण में ऐसा पेड़, हाँ देवदार के पेड़ होते हैं, तो ये सब के जो पेड़ है शंक्वाकार होते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को आप बोलेंगे शंक्वाकार, वो समझ में आएगा? उनको दिखाना पड़ेगा ना कैसा पेड़। इस तरह का पेड़ को हम क्या बोलते हैं? शंक्वाकार बोलते हैं। समझ गए? तो इसलिए चित्र दिखाकर, प्रतिमूर्ति दिखाकर, मानचित्र द्वारा ये सब दिखा करके हम बच्चों को कठिन शब्द को हम आसानी से स्पष्ट कर सकते, बता सकते हैं। क्योंकि वो शब्द उसको समझ में नहीं आएगा ना तो उसके दिमाग में वो डाउट रह जाएगा। नेक्स्ट है विलोम कथन। विलोम कथन मतलब उल्टा। कभी कभी क्या है, जैसे हम बताते हैं ना, रात का दिन, दिन का रात, लड़का का लड़की, लड़की का लड़का, तो इससे भी हम उसको बता सकते हैं संधि विच्छेद करके। समास विग्रह के रूप में जो बताया था आपको, हो गया, समास पढ़ाया था, याद होगा नहीं? हेलो या तो ये सब क्या है, ये सब जो तरीका है इससे हम उसको समझा सकते हैं, कठिन शब्दों को आसानी से स्पष्ट करके बता सकते हैं। विश्लेषण का कार्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से किया जाता है। बच्चों को मैंने, अगर मान लीजिए आप हिंदी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हिंदी की शिक्षा दे रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपको प्रस्तावना बोलना पड़ेगा। प्रस्तावना का मतलब है कि उस अध्याय का उद्देश्य क्या है, और शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में बता देना है कि क्या क्या होने वाला है। फिर हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, कठिन शब्दों को उनको स्पष्ट करेंगे, समझाएंगे। और सबसे अंत में आता है पढ़ाने में विश्लेषण। ये कब होता है? जब हम उस अभ्यास के, उस अध्याय के प्रश्न उत्तर को समझाते हैं तब। तो विश्लेषण का कार्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से किया जाता है। विचार विश्लेषण के बाद पुनः अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन और छात्रों द्वारा सस्वर वाचन किया जाना चाहिए। तो ये तो हो गया, ठीक है, गद्य शिक्षण। अब है काव्य शिक्षण। काव्य आत्मा व्यक्ति होती है जो कि हृदय की वस्तु है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कविता आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जो छंदोबद्ध तथा नियमित गति में होने के कारण ताल और लय पर चलती है। आप जैसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कविता है कि खरा हिमालय बता रहे हैं, डरो न आंधी पानी में। अब ये क्या है, एक लय होता है। इसको हम दूसरे, खरा हिमालय बता रहा है, तो ये गलत हो गया। क्योंकि जो कविता जो है, एक तो देखा जाए तो कविता क्या है कि किसी भाषा का आत्मा है, उसमें गति और उसका लय ताल जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, तब सुनने में अच्छा लगता है। नहीं समझ रहे ना? तो गति में होने के कारण ताल और लय पर चलती है। कविता शिक्षण की विधियां, गीत तथा अभिनय प्रणाली,
यह प्रणाली प्रारंभिक कक्षाओं में बाल गीतों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बाल गीत, बहुत सारे गीत हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, ये कविता है, सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगा रे बादल। एक लय है, एक तरीके है, इससे बच्चे, ये क्या छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की कविता अगर हम बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, उसको सिखाते भी, अभिनय भी करते हैं। नहीं समझ रहे हैं ना आप लोग? हेलो। यस सर। तो ऐसे बताएंगे अभिनय, सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। तो इस तरह का अभिनय करके भी अगर बताएंगे तो बच्चे बहुत ही आसानी से समझेंगे। यह प्रणाली प्रारंभिक कक्षाओं के बाल गीतों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अभिनय प्रधान पदों में बालक उचित अंग संचालन के द्वारा भाव व्यक्त करना सीख जाता है। अर्थबोध प्रणाली, इस प्रणाली में शिक्षक स्वयं कविता का अर्थ बताता है। तो यहाँ पे अगर कोई कविता अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कविता के जो जटिल या कठिन शब्द है उसको आप अच्छे से उसका अर्थ बताते हैं। व्याख्या विधि, इस प्रणाली में अध्यापक एक एक पद लेकर उसका अर्थ करता हुआ कवि का दार्शनिक मत, प्रवृत्ति, रचना शैली, परिस्थिति, कविता की भाषा, अलंकार, भाव, रस आदि की व्याख्या करके पद का अर्थ स्पष्ट करता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का ही पोयम है ना, किसी और का है, ये कौन सा है, मैं पोयम का नाम बोल रहा हूँ। जैसे पढ़े ना आप लोग, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये पोयम आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, राइट? ये कविता है कोश, यस सर। ये किसने लिखा है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उनका। एनीवे, तो हमारा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो किस परिस्थिति में है, कैसा है, उस जगह पे, उस परिस्थिति में, उस मत, दार्शनिक मत, प्रवृत्ति, रचना शैली, परिस्थिति, कविता की भाषा, अलंकार, भाव, रस, अगर हम इस सबको साथ में लेकर अगर हम बताते हैं तो बच्चे उससे बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। इसे हम बोलते हैं व्याख्या विधि। इसका प्रयोग माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में होता है, मतलब छोटे बच्चों के लिए नहीं है। खंडानमय प्रणाली आप जानते हो कि इसको प्रश्न उत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग केवल वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक पदों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, मतलब उसको छोटा छोटा पार्ट करके। जैसे उदाहरण के लिए चाणक्य के बहुत सारे दोहे हैं, नहीं उनका श्लोक है, चाणक्य का श्लोक अगर बताना है तो श्लोक को हम क्या करते हैं, छोटा छोटा श्लोक को तोड़ते हैं। या मान लीजिए ना रामचरितमानस में ही दोहा है, उनको हम क्या करते हैं, पहले उसको खंड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, फिर उसको समझाते हैं। व्यास प्रणाली, यह प्रणाली उच्च श्रेणी की भाव प्रधान कविताओं को पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मतलब ये बहुत ही हाई स्कूल की बातें का है, हाई स्कूल के वाले बच्चे जो है ना उनको हम इस तरह के प्रणाली का प्रयोग करते हैं। भावात्मक कविताओं में इस प्रणाली का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। भावात्मक का मतलब होता है कि भाव को स्पष्ट करना, हमारा जो भाव है, हमारा किसी कविता के माध्यम से अपने भाव को हम प्रकट कर रहे हैं। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी का कविता आप लोगों ने पढ़ा होगा। उन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति जब हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने शुरू किए थे, तो उस टाइम जो वो जो कविता लाया था, तो वो सब क्या है कि भाव, मतलब वो ऐसा भाव जगा रहा है। आपने आदिकाल के जो जितने भी कवि थे वो सारे कवि राजा को और एनर्जी ऊर्जावान बनाने के लिए कविता लिखते थे। वो कविता पढ़ते थे ताकि राजा के अंदर जो है ऊर्जा भर जाए, वो जो है अपने आप को बहुत ही हिम्मत महसूस करे और वो लड़ने के लिए जाए, लड़े, अपने प्रजा को बचाए, अपने राज्य को बचाए। तो ये सब क्या है, सब ये भावात्मक जो है ना, उसको हम बोलते हैं व्यास प्रणाली। तुलनात्मक प्रणाली, इस प्रणाली में समभाषा कवि भिन्न भाषा कवि की तुलना तथा भाव तुलना द्वारा साम्य और असाम्य दोनों का विवेचन किया जाता है। इससे विद्यार्थियों में विवेचन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए कबीर के दोहे हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कबीर के दोहे, कबीर के दोहे, और दूसरा हम पढ़ा रहे हैं
रहीम के दोहे। अब हम तुलना करते हैं कबीर के दोहे और रहीम के दोहे। अक्सर आप देखेंगे कि रहीम के जो दोहे होते हैं ना, उस दोहे में हमेशा रहीम का नाम होता ही है। रहीम का नाम उस दोहे में होगा ही। जैसे रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन लय अंठ लय लोग सब, बाट न ली है कोई। तो इसमें भी आप देखते हैं रहीमन है, ठीक है ना। जैसे दूसरा, रहीमन धागा। हाँ, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ बन, तोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए। तो अब इसमें भी रहीम है नहीं, तो रहीम के दोहे में रहीम का नाम आ ही जाता है। कबीर के दोहे में आप कबीर का नाम कभी नहीं देखेंगे। कोई भी ऐसा दोहा बताए जिसमें कबीर का नाम हो, नहीं है, नहीं। तो हम तुलना तुलना करके भी बता सकते हैं कि किनका दोहा है। एक और है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान, है ना। तो इसमें भी देखिए रहीम है। लेकिन अगर हम बात करें कबीर के, बड़े हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे आती दूर। तो इसमें देखिए नहीं है, कबीर का नाम नहीं है, नहीं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोली बोल, रहीमन, नहीं नहीं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोली बोल, और क्या है, हाँ, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। तो देखिए रहीम का है, तो यही है, अलग अलग हो जाएगा। समीक्षा प्रणाली, इस प्रणाली में अध्यापक प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर अन्य सहायक पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थियों को कवि की रचनाओं तथा कविताओं की समीक्षा करने को कहता है। यह प्रणाली उच्च कक्षाओं में उपयोगी होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बोलेंगे कि हरिवंश राय बच्चन का जो कविता है उसको पढ़ो, आप पढ़ के बोलते समीक्षा करो कि इस कविता का भाव क्या है। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन का जितने भी पोयम है, जितने भी कविताएं हैं, वो सारी कविताएं जो है ना, उसमें क्या है, इमोशन ज़्यादा है, क्या भाव ज़्यादा है, इमोशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या है, समीक्षा की बातें हैं। और ये हायर एजुकेशन, सॉरी, हायर स्कूल के लिए है, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए ये प्रणाली है। तो हमारा इतना पार्ट तो हो गया, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, तो क्या करें आज के लिए, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।